हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट क्लास में अपन ने कक्षा 10 जो है उसके दैनिक जीवन में रसायन वाले चैप्टर में अम्ल और क्षार की पहचान के लिए पहला सिद्धांत जो आर्यनीय सिद्धांत था, आर्यन संकल्पना थी, उसको देख लिया था। आज जो है अपन उसका अम्ल और क्षार है उसी के लिए दूसरा जो सिद्धांत देखते हैं वो है अम्ल और क्षार का ब्रांस्टेड और लोरी सिद्धांत या संकल्पना। एक ही बात है, ये ब्रांस्टेड और लोरी जो है ना वो दो वैज्ञानिकों के नाम है। इन्होंने क्या किया कि जैसे आर्यनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं और जो OH- देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। मतलब वहां पर दोनों देने वालों की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर है ना इन्होंने जो ऐसे कहा प्रोटोन का मतलब H+ ही होता है, तो प्रोटोन दाता मतलब H+ देने वाले वो तो होते हैं अम्ल। लेकिन इन्होंने इसी चीज को थोड़ा चेंज कर दिया और ऐसे कह दिया कि प्रोटोन ग्राही मतलब ग्रहण करने वाले जो है वो कहलाते हैं क्षार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, प्रोटोन देते हैं। प्रोटोन दाता जो है वो क्या कहलाते हैं, अम्ल, और प्रोटोन ग्राही जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो ये तो बात हुई अम्ल क्या किसको कहेगा और ये क्षार किसको बताया गया। अगली जो बात है वो है यहाँ पर एक शब्द और लिखा होता है अम्ल या क्षार से पहले। जो अम्ल या क्षार होता है उससे पहले या तो लिखा होगा संयुग्मी अम्ल या फिर लिखा होगा संयुग्मी क्षार, या तो लिखा होगा संयुग्मी अम्ल या फिर लिखा होगा संयुग्मी क्षार। तो देखो इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। आप हमेशा केवल ये ध्यान रखो कि अम्ल जो है अम्ल उसमें से H+ आयन हटने के बाद प्राप्त स्पीसीज मतलब प्राप्त जो पदार्थ है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है। मतलब आपसे अगर इसकी परिभाषा पूछ जाए संयुग्मी क्षार किसे कहेंगे और संयुग्मी अम्ल किसे कहेंगे, तो बहुत आसान परिभाषा है। देखो H का मतलब हुआ H+ आयन है इसके ऊपर और यहाँ पे A- की जगह पे कोई सा भी माइनस वाला, जैसे HCl लिख देते इसको तो Cl- आता, HNO3 लिखते NO3- आता, वो देखेंगे अभी अपन। तो Ha ने क्या दिया, H+ दिया, तो अम्ल, तो इसने इसकी कौन सी प्रकृति हो गई, अम्लीय प्रकृति। कैसे हो गई, इसने H+ दिया और H+ देने के बाद जो प्राप्त हुआ ना उसको बोलते हैं संयुग्मी क्षार। तो आप नोट कर सकते हैं संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं। तो संयुग्मी क्षार कहते हैं अम्ल में से H+ हटने के बाद या प्रोटोन हटने के बाद प्राप्त पदार्थ या स्पीसीज को संयुग्मी क्षार कहते हैं। तो अम्ल से संयुग्मी क्षार बनेगा। इससे भी पता लग गया होगा अगर यहाँ पे क्षार होता तो यहाँ पे क्या बनता, संयुग्मी अम्ल बनता। उसका भी उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे अगर ये है NH3, इसमें H+ जोड़ दिया जाए तो आंसर आएगा NH4+। NH3 में H+ जोड़ दिया जाए तो आंसर आएगा NH4+। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने H+ को ग्रहण किया और यहाँ पे लिखा हुआ है H+ ग्राही जो है वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार। तो H+ ग्राही ये है तो एक क्षार हुआ, लेकिन ग्रहण करने के बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे संयुग्मी अम्ल। तो बात समझ में आ गई होगी शायद कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटोन दाता जो है वो अम्ल कहलाते हैं, प्रोटोन ग्राही क्षार कहलाते हैं। अम्ल में से H+ हटने के बाद प्राप्त स्पीसीज या प्राप्त पदार्थ संयुग्मी क्षार कहलाता है और क्षार में H+ जुड़ने के बाद अम्ल तो H+ देगा लेकिन क्षार जो है वो H+ को ग्रहण करेगा। तो क्षार में H+ ग्रहण करने के बाद बना पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो ये हुआ संयुग्मी अम्ल और क्षार। अब बात आती है कि जो संयुग्मी अम्ल और क्षार हैं उनमें अपन को याद रखने वाली चीज क्या है। याद रखने वाली चीज है हमेशा इस सिद्धांत में भी कहा गया और हमेशा जनरली होता भी है कि जब भी प्रोटोन चाहे त्यागने की बात चले चाहे प्रोटोन ग्रहण करने के लिए कहा जाए, मतलब H+ या तो त्यागा जाए या ग्रहण किया जाए, तो केवल एक ही H+ का परिवर्तन होना चाहिए। मतलब अगर कोई अम्ल H+ दे रहा है तो उसमें कितने भी H हो वो H+ कितने देगा, केवल एक। ऐसे ही कोई पदार्थ H+ ग्रहण कर रहा है तो वो भी कितने करेगा, केवल एक। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा स्थानांतरण जो होगा वो केवल एक H+ का ही होगा। मतलब चाहे इसे त्यागा जाए तो भी एक H+ त्यागा जाएगा और ग्रहण किया जाए तो भी एक ही H+ ग्रहण किया जाएगा। अब देखो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकते हैं जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ H2O और इसके लिए क्वेश्चन पूछ जाए कि H2O का संयुग्मी क्षार, H2O का संयुग्मी क्षार, या फिर
ऐसे पूछ सकते हैं H2O का संयुग्मी अम्ल, H2O जो है ना H2O उसका संयुग्मी अम्ल भी पूछ सकते हैं और इसका संयुग्मी क्षार भी पूछ सकते हैं। तो देखो कैसे पूछ सकते हैं। अब अगर यहाँ पे एक क्षार है तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, अम्ल हुआ। उधर की बात कर रहे हैं केवल इस तरफ की, या अगर यहाँ पे संयुग्मी क्षार लिखा हुआ है तो इसकी प्रकृति कौन सी होगी, अम्लीय है, तभी प्राप्त हो सकता है इससे संयुग्मी क्षार। देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि अम्ल है तो इससे संयुग्मी क्षार बनेगा, तो इसकी प्रकृति कौन सी हुई, इस तरफ अम्लीय प्रकृति। और अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि ये H+ देगा और H+ देने के बाद इसके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, OH-। तो OH- H2O का संयुग्मी क्षार होता है, OH- H2O का संयुग्मी क्षार होता है। अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ जब आएंगे तो ये जो है उस अम्ल की जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब पहले वाली कंडीशन में तो ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, अब मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये तो इधर की बात हो गई। अब अपन इसको इस तरफ लेते हैं, इस तरफ, तो इस तरफ लेने पर अम्ल कब बन सकता है, जब वो खुद क्या हो, क्षार। तो क्षार से संयुग्मी अम्ल बनता है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, H+ जोड़ा जाएगा, तब इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी, क्षारीय। H+ जोड़ो इसके अंदर, H+ जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, H3O+। तो ये जो H3O+ है वो H2O का संयुग्मी अम्ल हुआ। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, केवल इतना ध्यान रखो कि बनाना क्या है। अगर संयुग्मी क्षार बनना है तो उसमें से H+ हटा दो, क्योंकि अम्ल में से H+ हटने के बाद ही संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है। और अगर संयुग्मी अम्ल बनाना है तो उसमें क्या करो, H+ जोड़ दो। उसके अलावा एक तरीका और है, अगर आपको जैसे इसमें से ये दे दिया जाए OH- और H3O+, मतलब ये नाम नहीं दिया हुआ हो और केवल इतना दिया हुआ OH-, तो हमेशा ध्यान रखना जिसपे भी धनावेश है, धनावेश जिसपे भी धनावेश है वो संयुग्मी अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और जिसपे ऋणावेश है, जिसपे ऋणावेश है वो संयुग्मी क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ये ध्यान रख लो बस। इसमें माइनस है इसका मतलब ये संयुग्मी क्षार हुआ, इसमें प्लस है इसका मतलब ये संयुग्मी अम्ल हुआ। ऐसे ही और देखो एग्जांपल एक और, जैसे अगर मान लो आपको कहा गया NH3 के भी ये दोनों ही पता लगाने हैं। एग्जाम में आपसे दोनों भी पूछ सकते हैं, केवल एक भी पूछ सकते हैं कि NH3 का संयुग्मी अम्ल बताओ या फिर NH3 का संयुग्मी क्षार बताओ, एक भी पूछ सकते हैं। तो देखो करना क्या होगा, आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया कि इसका संयुग्मी क्षार बताओ, क्षार, और इधर भी वही पूछा गया इसका संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा, तो इसका संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार पता लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया था अपन ने, जब संयुग्मी क्षार पता लगाया था तो क्या किया था, इसमें से H+ को हटाया था, तो इसमें से H+ हटाओ, एक H+ कम कर दो, एक H+ कम करने के बाद क्या बचेगा, NH2-, तो ये तो हो गया इसका संयुग्मी क्षार। इधर आ जाओ, इधर इसमें क्या करेंगे, H+ जोड़ेंगे तो एक H+ जोड़ दो, क्या आ जाएगा, NH4+। तो प्लस चार्ज आ गया इसलिए संयुग्मी अम्ल है, माइनस चार्ज आ गया इसलिए संयुग्मी क्षार है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ, वैसे पूरा कंप्लीट हो चुका है ये, बस इतना ही है आपके सिलेबस में। इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन देने वाली स्पीसीज, जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले क्षार कहलाते हैं। फिर अपन ने एग्जाम्पल लिया ऐसे कि एक अम्ल है उसमें से H+ आयन हटा, तो प्राप्त जो पदार्थ हुआ उसका नाम था संयुग्मी क्षार। अगर संयुग्मी क्षार की परिभाषा पूछे तो बहुत आसान है, वह पदार्थ जो अम्ल में से H+ आयन हटने के बाद प्राप्त होता है, वह पदार्थ जो अम्ल में से H+ आयन हटने के बाद प्राप्त होता है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है। और वह पदार्थ जो क्षार में H+ आयन जुड़ने के बाद प्राप्त होता है, क्षार में H+ आयन जुड़ने के बाद प्राप्त होता है वो संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो ये चार परिभाषा होगी। फिर अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमेशा ऐसे बोला जाता है कि केवल एक ही H+ का आदान प्रदान होना चाहिए, चाहे से H+ जुड़ रहा है चाहे से हट रहा है, दोनों में एक ही काम होना चाहिए, बस एक एक H+ का स्थानांतरण कर सकते हो आप। तो अपन ने दो उदाहरण यहाँ पर देखे जिनमें एक ही पदार्थ के संयुग्मी अम्ल और क्षार दोनों बन सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके केवल संयुग्मी अम्ल बनते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके केवल संयुग्मी क्षार बनते हैं। जैसे H2O को अपन ने संयुग्मी क्षार बनाने के लिए कहा, तो ये लाइन याद रखनी है आपको कि अम्ल से क्या प्राप्त होता है, संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है, और क्षार से क्या प्राप्त होता है, संयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है। तो अगर आपसे बोल रहे हैं ना कि इससे संयुग्मी क्षार बनाना है, इसका मतलब वो अम्लीय होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, इसका मतलब उसमें से H+ हटा दो। ऐसे ही इस तरफ आएंगे तो वो कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, तो उसमें H+ जोड़ दो। तो यही काम करना है इसके अंदर। उसके बाद में इसकी भी एक कमी है जो पिछले वाले सिद्धांत की थी, उसमें एक कमी इसकी भी है कि यह भी केवल जलीय विलयन में ही लागू होता है। मतलब
अगर यहाँ पर जल के अलावा और कोई पदार्थ हुए तो उसके ऊपर ये सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन जो H+ और OH- नहीं देते होंगे ना, उनकी भी अम्लीय प्रकृति ये बता पाया। तो पिछले वाले सिद्धांत से थोड़ा ये श्रेष्ठ है, लेकिन उतना श्रेष्ठ भी ये नहीं है, क्योंकि सबकी प्रकृति जो है वो नहीं बता पाया ये। ठीक, उसके बाद में अब अपन देखते हैं अम्ल क्षार का तीसरा जो सिद्धांत है वो कौन सा है। तो अब है अम्ल और क्षार का जो लुईस सिद्धांत है, लुईस अवधारणा है वो। तो इस लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ग्रहण, वो तो कहलाते हैं लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो कहलाते हैं लुईस क्षार। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मतलब एक डॉट हो गई, युग्म का मतलब दो। मतलब अगर कोई भी पदार्थ 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रहण करता हो, युग्मों के रूप में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो वो होगा अम्ल। और अगर युग्म के रूप में देता है, युग्म को ही देता है, तो वो होगा क्षार। लेकिन यहाँ पर मैंने अम्ल और क्षार से पहले एक शब्द लगा दिया है लुईस। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जब किसी क्वेश्चन के लिए पूछा जाएगा ना लुईस अम्ल, तब ही इसी अवधारणा का जो है वो उपयोग करेंगे। अदरवाइज आपसे अम्ल या क्षार पूछ रहा है तो पहले वाले सिद्धांतों के अनुसार आंसर देंगे। ठीक है, तो लुईस अम्ल या लुईस क्षार लिखा हुआ है। जैसे मान लो ऐसे बोल दिया कि H2O जो है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, दाता होता है वो। अभी अपन देखेंगे कैसे वो दाता हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखो पहले आप, इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्राही होता है, ग्राही मतलब पहले वाला से उल्टा है, कंफ्यूजन हो सकता है इसके अंदर। पहले जो प्रोटॉन दाता था या H+ दाता था वो अम्ल था, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ग्रहण करने वाला जो है वो होता है। उसके बाद में इस सिद्धांत में कैसे बताया गया कि जो लुईस अम्ल होगा वो कौन होगा और लुईस क्षार जो है वो कौन सा होगा। तो लुईस अम्ल के लिए इन्होंने 2 चीजें बताई है। उनमें से पहला जो है वो है, अगर किसी के ऊपर धनावेश है, किसी भी आयन के ऊपर धनावेश है, तो वो किसकी तरह काम करेगा? लुईस अम्ल की तरह कार्य करेगा। या फिर किसी के पास कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, अष्टक अपूर्ण हो, जिसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन न्यून। अब मैं बताता हूं आपको कि ये कैसे पता चलेगा कि अष्टक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून किसको बोलते हैं, ये भी देखते हैं। इससे पहले एक बार मैं दोनों के बारे में लिख देता हूं। लुईस क्षार होगा वो कौन सा होगा? तो लुईस क्षार इसके विपरीत है, धनावेश के बजाय कैसा होगा? ऋणावेश अगर हो तो, और अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर आप तो अष्टक को ध्यान ही मत रखो, केवल इतना ध्यान रखो बस, इलेक्ट्रॉन धनी हो, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन युग्म अगर उसके पास होगा तभी वो दान कर सकता है। सबसे पहले ये दोनों बात आपको समझ में आई गई होगी। जैसे मान लो आपको लिख दिया गया कि NO2+ और एक लिखा हुआ NO2-, तो इस पे प्लस है, इसका मतलब किसकी तरह व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल की तरह। इस वाले पे माइनस है, इसका मतलब लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो प्लस और माइनस वालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसपे प्लस आ जाए उसको आप लुईस अम्ल लिख देना, जिसपे माइनस आ जाए वो लुईस क्षार हो जाएगा। इनको समझते हैं, इनको ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून क्या होता है, ये सब क्या होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन न्यून का मतलब है, जैसे मान लो एक यौगिक दे दिया आपको AlCl3, या फिर एक यौगिक दे दिया BF3, ऐसे पूछा गया इनकी कौन सी प्रकृति होगी। तो देखो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और 3 के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गए। इसका मतलब कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास कितने हो गए? 6। ऐसा ही बोरोन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए? केवल 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 8 इलेक्ट्रॉन से कम रह गए, कम। इसका मतलब ये दोनों जो है वो अष्टक अपूर्ण वाले हुए, और अष्टक अपूर्ण जिनके अंदर होता है वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। ये चीजें आपको जब आवर्त सारणी पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको और सही से समझ में आ जाएगी। अगर अभी आप समझना चाहते हैं तो जो चैनल है ट्रिकी केमिस्ट्री बाय मनीष सर, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें जो एक प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यूजफुल ट्रिक्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें लिखा हुआ है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसके अंदर, उसमें आपको पता लग जाएगा कि जो 13 वर्ग में आते हैं तत्व, उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके पास कुल इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। उसके अलावा 15, 16, 17 वर्ग में जो आते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो 15 वर्ग में आता है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 3 ही जुड़े हुए हैं इसके पास, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेष बच गए। ऐसे ही अगर H2O के लिए बोलते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार H2O की भी क्षारीय प्रकृति होगी, क्योंकि ऑक्सीजन 16 वर्ग में आता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 6 में से 2 बंद बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो मैं ऊपर जो है ये तो बता देता हूँ, लुईस अम्लों के उदाहरण है। ऐसी तरीके से ये सब लुईस अम्लों के उदाहरण है। लुईस क्षार के लिए बोले अगर तो Cl-
OH माइनस, या अभी अपन ने लिखा था NO2 माइनस, अगर CH3 भी माइनस लगा देते ऐसे, तो माइनस वाले तो याद रख लो। उसके अलावा जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाए, ये तो लुईस क्षार हो गए, ये लुईस अम्ल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस लुईस अवधारणा को भी समझ सकते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही पदार्थ लुईस अम्ल होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता पदार्थ लुईस क्षार होते हैं। इसकी पहचान बता दी है आपको कि धनावेशित स्पीशीज जो होती है, जिनपे धनावेश होगा वो लुईस अम्ल होंगे, जिसपे ऋणावेश होगा वो लुईस क्षार होंगे। जिनके पास कुल इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन न्यून कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून जो होते हैं वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। इलेक्ट्रॉन धनी मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म बचेगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर बचा हुआ है, इसके पास भी 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए हैं, इसलिए ये सब के सब जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, लुईस क्षार की तरह। अब इसमें इस सिद्धांत में और बाकी सिद्धांतों में क्या अंतर है? इसमें और बाकी सिद्धांतों में ये अंतर है कि जो पहले वाले सिद्धांत थे वो केवल जलीय विलायकों पर लागू हो रहे थे, मतलब जो जल में घुल रहा था उन पे लागू हो रहे थे। ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये जलीय हो चाहे अजलीय हो, मतलब जल में घुले चाहे न घुले, H+ दे चाहे न दे, H+ ग्रहण करे चाहे नहीं करे, मतलब जो पहले जितनी भी कमियां थी ना, उन सभी कमियों को इसने दूर कर दिया। तो अम्ल और क्षार का जो निर्धारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ की बात करिए, सबसे श्रेष्ठ, तो ये जो विधि है इसके द्वारा, ये सिद्धांत के द्वारा अपन किसी भी अम्ल और क्षार जो है उसकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास हुआ अम्ल और क्षार के जो सिद्धांत थे उनमें से तीसरा सिद्धांत। उसके बाद में आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसको नोट करते चले जाएं आप रेगुलर। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर दीजिए, चैनल जस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।